Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to study about the refraction by prism. प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ऑप्टिक्स के स्पेशल एडिशन में मैं आज आपको प्रिज्म से किस प्रकार से हम उसका रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑक्यूर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो हम आप यहाँ पे देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में वीडियो है, सो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। दोनों ही मीडियम के छात्र जो हैं उसे आराम से इसको देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रिज्म होता है उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम इस चित्र को समझेंगे, उसके बाद डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ABC एक प्रिज्म है और प्रिज्म जो होता है उसकी एक सरफेस पे जो है यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट हो रही है तो P Q, यहाँ Q सरफेस जो है इस पर ये इंसिडेंट हो रही है AB सरफेस पे। यहाँ से इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा। लाइट को सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, वापस जब दूसरे सरफेस पे पहुँचता है तो डेंस से रेयर में लाइट जाती है, तो जो होता है नॉर्मल से अवे दूर हो जाती है और फाइनली यहाँ पर लाइट हमें क्या होती है, निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो सरफेस इसके ठीक परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल आई बनता है और दूसरी तरफ नॉर्मल से ही जो दूसरा एंगल बनता है उसे हम रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। ये पहले वाले सरफेस पे इसलिए हमने इसको R1 बोला है। दूसरे वाले सरफेस पे जब लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है तो ये जो होता है, ये लाइट ये वापस इस सरफेस पे जो नॉर्मल होता है उसके साथ एक एंगल बनाती है जिसको हम R2 यहाँ पे नाम दे रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए ये लाइट सीधे सीधे जा रही है और फाइनली यहाँ से लाइट निकल रही है, तो टोटल डेविएशन या जिसको हम विचलन कहते हैं वो कितना हुआ। तो लाइट सीधे जा रही थी और फाइनली यहाँ पे मिल रही, तो इस लाइट को हम यहाँ पे पीछे करते हैं तो देखते हैं कि ये जो आपको डेल के बराबर जो है यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, डेविएशन दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और n जिसको हम बोलते हैं म्यू, उसको हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो पहले सरफेस पे यहाँ पे R1 और ये R2 और ये जो बाहर यहाँ पे नॉर्मल से एंगल बन रहा है इसको हम एक्सर्शन एंगल या जिसको हम बोलते हैं एग्जिट एंगल या निर्गत कोण, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हमें समझना क्या है, इसके अंदर एक चीज समझना है कि ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है और ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, इन दोनों पे ये जो नॉर्मल है ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा 90 होगा और इस सरफेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। अगर हम किसी चतुर्भुज की बात करें या किसी स्क्वायर की बात करें तो उसके अगर दो एंगल 90 के हैं तो बाकी जो बचे हुए एंगल भी कितने होंगे, वो 180 के एडिशन के बराबर होंगे। अब यही चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हमारा ये जो आपको ट्राइंगल जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर AQNR के अंदर आपको देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है AQNR में ये दोनों, तो मैंने आपको बताया Q और R जो है 90 के हैं, तो बचे हुए दोनों कितने के हो जाएंगे, 180 के। तो एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे देख लेते हैं, QNRQ। इसके अंदर देखिए तो ये वाला हो गया R1, ये वाला हो गया R2 और ये हो गया QNR। तो यहाँ पे हम कहें कि फ्रॉम ट्रायंगल QNR R1 प्लस R2 प्लस QNR इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया है, इसको हमने फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड। और दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि ये जो QNR है और ये जो QNR है और ये जो 180 है, ये 180 कांस्टेंट है। तो चेंज कितने में, चेंज जो हुआ उसके एंगल A और एंगल R1 R2 में हुआ। मतलब यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दी। अब टोटल डेविएशन कितना होता है, ये जो विचलन हुआ यहाँ पे डेल, ये टोटल कितना हुआ। तो देखिए पहले वाले सरफेस पे लाइट सीधे जा रही थी, यहाँ पे चली गई तो इतना डेविएशन हुआ। और दूसरे वाले सरफेस पे लाइट सीधे जाती लेकिन यहाँ पे ये बेंड हो गई, तो यहाँ पर ये जो एंगल हुआ ये कितना हो गया, इतना इसके अंदर डेविएशन हुआ। तो टोटल डेविएशन मिलके यहाँ पे डेल बनाते हैं। तो टोटल डेविएशन जो होगा वो हम कहेंगे कि पहले सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ प्लस दूसरे सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ। अब ध्यान से देखिए इसको, देखिए यहाँ पे ये एंगल आई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल, ये जो लाइट जा रही है ये, और यहाँ ये कितना होगा, ये भी आई होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, शीर्षाभिमुख कोण।
अब इस पूरा आई में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ये निकल जाएगी। तो पहले वाले सरफेस पे जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, डेल इक्वल टू आई माइनस R1। ये चीज़ आपको समझ में आई, पहले वाले सरफेस पे आई माइनस R1 और दूसरे वाले सरफेस पे ये ई था और ई के बराबर क्या था, ये वाला जो एंगल था, ये नीचे वाला है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट जा रही है ये। अब ई में से ये R2 अगर निकल जाए तो क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा। तो ई में से अगर R2 को माइनस कर दे तो हमारे पास ये डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे वाले सरफेस पे ई माइनस R2 के बराबर डेविएशन हुआ, तो टोटल डेविएशन आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे i प्लस ई हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो R1 प्लस R2 है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो इसको हम डेल बराबर i प्लस ई माइनस a लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 हमने दे दिया। अब इसके बाद देखते हैं मिनिमम डेविएशन जो होता है, न्यूनतम विचलन जो डेल m होता है वो कितना होता है। तो न्यूनतम डेविएशन जो डेल होता है उसके लिए हम देख लेते हैं कि अगर मिनिमम कंडीशन डेल m की स्थिति हो, मतलब ये प्रिज्म अगर बहुत छोटा हो तो प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन होगा वो बहुत कम होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो डेल होगा वो डेल m हो ही जाएगा। आई जो होगा वो ई के बराबर होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो एक्सर्शन एंगल या जो निर्गत कोण है उसके बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो R1 होगा वो भी R2 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में इन मिनिमम डेविएशन जो होगा डेल इक्वल टू डेल एम हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आई इक्वल टू ई हो जाएगा और इस कंडीशन में R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ थी, इस वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखते हैं तो डेल की जगह डेल एम, आई प्लस ई की जगह भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल एम इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, तो डेल एम इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है डेल एम प्लस ए, ये जो ए था ये इस तरफ आ जाएगा। तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i, तो i इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन 2। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम देख लेते हैं। इक्वेशन 4 को देखा, अब 3 को देख लेते हैं। इसके अंदर R1 इक्वल टू R2 है तो R प्लस R 2R हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R प्लस R 2R हो गया इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A बाई 2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई I और R की। मैं आपको बता दूं जो भी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं उसके अंदर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो होता है वो हमें ये बताता है कि जो n होता है वो साइन I अपॉन साइन R का क्या होता है, रेशियो होता है। ये फॉर्मूले में अगर हमें I और R मालूम पड़ जाते हैं तो किसी भी डेरिवेशन के अंदर जिसमें भी रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना उसके अंदर हम I और R ही फाइंड करते हैं। सभी के अंदर I और R को एस्टिमेट करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया, कुल जो हमने गणित लगाई है वो I और R के लिए लगाई है। किसी भी डेरिवेशन के अंदर अगर रिफ्रैक्शन बाय लेंस है तो लेंस के अंदर, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस है तो उसके अंदर, चाहे प्रिज्म है तो उसके अंदर, सभी के अंदर हम I और R ही सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं। अब स्नेल्स लॉ के अंदर देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ जो होता है वो n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन आई की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे डेल एम प्लस ए अपॉन 2। इसके बाद साइन आर की वैल्यू है साइन आर ए अपॉन 2। अपॉन 2 से अपॉन 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन साइन ए। ये जो चीज़ है ये हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये वाला जो फॉर्मूला होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको अगर नहीं भी करें अभी तो चलेगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं प्रिज्म के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला। अब एक और चीज़, यहाँ पे तो हमने रिफ्रैक्शन फाइंड आउट किया है, आई और आर की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया। एक और होता है जो मिनिमम डेविएशन होता है डेल एम, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आई और आर की वैल्यू क्या होती है, अगर बहुत कम हो तो इस कंडीशन में जो साइन आई होता है वो आई हो जाता है और साइन आर जो होता है
वो आर हो जाता है, साइन आई इक्वल टू आई हो जाता है और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो एन इक्वल टू आई अपॉन आर बचता है। अगर आई अपॉन आर बचता है तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एन इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास है डेल एम अपॉन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और ये हो जाएगा ए अपॉन 2। तो एन इक्वल टू हमारे पास बचेगा डेल एम प्लस ए अपॉन ए। यहाँ से देखिए एन बराबर डेल एम अपॉन ए प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 को हमने इस तरफ कर दिया तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू डेल एम अपॉन ए। और हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 ए। और इस प्रकार से प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन जो होता है मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो हमें मालूम है, और प्रिज्म का जो ए मालूम है, जो ए जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल। अगर हमें मालूम है तो हम आराम से जो डेल एम होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो है ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी राजस्थान की होने वाली है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस मतलब मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए और कर लेते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, इस बार नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन जो भी मैंने आपको 30 क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अंदर से 100% आपको बेनिफिट होगा और जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर आएंगे। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए और ये वीडियो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और आगे भी जो अलग वीडियो हैं ऑप्टिक्स के जो बचे हुए हैं उनको मैं अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।